रॉ टेक्निकल ऑनलाइन पोर्टल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले टॉपिक में जो हम लोगों ने पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पोर्शंस हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है I1 इक्वल टू, एक इक्वेशन है हमारा I1 इक्वल टू 50 साइन ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री या 45, और इसमें I2 इक्वल टू है हमारा 100 साइन ओमेगा टी प्लस 75। कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिया गया है। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि I1 तथा I2 के बीच का फेस डिफरेंट क्या होगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्वेश्चन है I1 इक्वल टू 50 साइन ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री, I2 इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी प्लस 75 डिग्री, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि I1 और I2 के बीच का फेस डिफरेंट क्या होगा। आप लोग इसको सॉल्व करिए। इधर देखेंगे हम लोग, देखिए क्या दिया आपको। इस ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले, देखिए आपको इधर ध्यान नहीं देना, इससे कोई आपको लेना देना नहीं है। आप सीधे आप ध्यान दीजिएगा, ओमेगा टी के बाद यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी के बाद यहाँ पे क्या है। देखिए ध्यान से सभी लोग, हमने आपको बताया था कि अगर माइनस होता है तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू बाद में मिलता है, अगर प्लस वाले का पहले मिलता है। याद करिए पिछले लेक्चर में, अगर जो लोग नए जुड़े होंगे वो पिछले लेक्चर को देख लेंगे एक बार, कि ऐसे क्वेश्चंस अगर मिलते हैं, अगर इसका मतलब ये सीधा सीधा होता है I1 और I2 ये दोनों जो करंट हैं, इन दोनों में आप देखेंगे कि इस हिसाब से आप देखेंगे जो I2 है वो I1 से लीड कर रही होगी। देखिए यहाँ पे प्लस 75 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग कुछ इस तरह से बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने I1 को दिखाया, देखिए I1 माइनस 45 डिग्री, यानी कि इधर से सपोज करिए, अगर सपोज करिए अगर हमारे पास कोई सिग्नल होगा इधर से चल रहा होगा, ये ऐसे, ये एंगल कितना होगा तो आप कह सकते हैं 45 डिग्री होगा। जो ये I2 है ये I1 का इक्वेशन है, सेम उसी तरह से जो I2 है वो प्लस 75 डिग्री, यानी कि उसका एंगल कुछ इधर से हमारा प्लस चला होगा 75 डिग्री, इधर पहले चला होगा। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस है तो देखिए ये 75 और ये 45, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 75 और 45 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ध्यान दीजिएगा कितना है 120 डिग्री, एंड इन दोनों के बीच का फेस डिफरेंट कितना आया 120 डिग्री का अंतर आया। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। ऐसा दिया हुआ है I1 इक्वल टू I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस पाई/3, ऐसा दिया गया आपके पास क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है I2 इक्वल टू I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस पाई/4, कुछ ऐसे दिया है। फिर से आपसे एक बार फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि I1 तथा I2 के बीच का फेस डिफरेंट कितना होगा, आप निकाल लीजिए। फिर से वही काम, देखिए पाई की वैल्यू आप रखेंगे, पाई बराबर आपको पता है, पाई बराबर होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पे भी मान रखेंगे, सेम उसी तरह से देखेंगे। देखिए ध्यान से, ये प्लस पाई/3 है, यानी कि 180/3 करेंगे तो आएगा कितना 60। इसको सॉल्व करेंगे तो 180/4 करेंगे कितना आएगा, तो आपका आएगा 75। सॉल्व करिए एक बार इसको, 45 आएगा, ये आएगा आपका 45। देखिए ध्यान से, देखिए ये 60 है, ये 45, लेकिन ध्यान देना है आपको, ये माइनस है और ये प्लस। इसका मतलब ये हुआ हमारा जो करंट है एक में आगे जा रहा है तो एक में पीछे जा रहा है, समझिए। सपोज करिए मान लीजिए वोल्टेज V हमने मान लिया, उस तरह से करेंगे, इस तरह से, इसको इस तरह से करेंगे तो आपको और अच्छा रहेगा। देखिए वोल्टेज ये V हो गया, देखिए सपोज करिए I1, देखिए ये आपका पाई/3 यानी 60 डिग्री आगे जा रहा है, यानी कि इस वोल्टेज से हमारी यह I1 आगे है, कितना डिग्री आगे है तो आप देखिए 60 डिग्री आगे हो गई, देखिए यहाँ पे आगे है।
ये वाला 45 डिग्री पीछे है, यहाँ से करेंगे तो ये I2 है, 45 डिग्री क्या हो गया, पीछे हो गया। इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, आप करिए दोनों को, क्या करिए, जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, और वो मेनली जो है ऐसे क्वेश्चन यही आता है बार बार, और वहाँ आंसर होता है 105 डिग्री। तो इसको आप लोग या तो आप रटिए, नहीं तो आप ध्यान रखिए कि ऐसे अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे। वोल्टेज देखिए ये धारा आगे है, तो हमने इसको I1 को I कर दिया, 60 डिग्री, कितना डिग्री है, 60 डिग्री I कर दिया। सेकेंड वाले में कितना पीछे है, 45 डिग्री, देखिए वोल्टेज से हमने धारा को पीछे कर दिया। मैंने इसको आपको बताया था, आगे पीछे बताया था कि कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और जो है कि जो तीर का निशान होता है वो अग्रगामी को दिखाता है, और उसका टेल जो होता है वो पश्चगामी को दिखाता है। तो ऐसे हम ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से कुछ सॉल्व हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं पावर फैक्टर तथा इसका उपयोग। ध्यान दीजिएगा, शक्ति गुणक, पावर फैक्टर को हम लोग कहते हैं शक्ति गुणक तथा इसका उपयोग। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, पावर फैक्टर तथा इसका उपयोग। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर का महत्व क्या है, पावर फैक्टर अगर कम होता है तो क्यों होता है, पावर फैक्टर अगर कम होता है तो इसको कैसे हम लोग इम्प्रूव करते हैं, और लो पावर फैक्टर का हमारे कोई भी इंडस्ट्रीज हो या हमारा कोई भी सिस्टम हो उसमें क्या क्या डिसएडवांटेज होती हैं, इसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में शक्ति गुणांक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ध्यान दीजिएगा, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक, एक सिंपल सा इसका परिभाषा होता है, सभी लोग आप इसको याद रखे रहिएगा कि जो शक्ति गुणक होता है या शक्ति गुणांक जो होता है वो चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, आप अगर शक्ति गुणांक को आप देखना चाहते हैं तो वोल्टेज और करंट के बीच का कोण आप कोसाइन में लीजिए। अगर वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोण का जो डिफरेंट है, अगर आप उसको कोसिया या कोसाइन में लेते हैं तो यही जो डिफरेंट होता है उसी को हम लोग पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझिए, देखिए इससे पहले जो आप लोगों ने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने कई सारे डिफरेंट सर्किट बनाया हुआ था। किसी में प्योर आर था, किसी में प्योर एल था, किसी में प्योर सी था, या आर था, एल था, सी था, या आर एल था, या आर सी था, या आर एल सी था। इन अलग अलग सर्किटों में हम लोगों ने देखा था कि इन अलग अलग सर्किटों में अलग अलग धारा और वोल्टेज के बीच का एंगल हमें प्राप्त हो रहा था। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने अगर प्योर आर पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, इस वाले सर्किट में हमको मिला था वोल्टेज और करंट सेम फेज में, और इनके बीच का जो कोण था वो 0 था, तो हम लोगों ने कहा था इसका शक्ति गुणांक 1 होगा। याद रखिए, तो इसी चीज को हम लोग डिफाइन करेंगे पावर फैक्टर से। पावर फैक्टर का मतलब होता है कि डिफरेंट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन कोसाइन एंगल। अगर वोल्टेज और करंट के बीच का कोण अगर कॉस में लिया जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं शक्ति गुणांक, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, किसी सर्किट में हम लोगों ने कुछ ऐसे देखा था, वोल्टेज यहाँ था तो करंट यहाँ थी, किसी में ऐसे था हमारी करंट यहाँ थी तो वोल्टेज यहाँ था। देखिए यह कोण हम लोगों ने फाई से ऐसे डिनोट किया था। तो ये जितना भी कोण या फाई होगा, अगर इसी फाई को अगर हम लोग कॉस में लिखते हैं, कॉस फाई लिखते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो शक्ति गुणांक होता है वो कितने प्रकार का होता है। जो पावर फैक्टर होता है मेनली हम लोग 3 तरह से पढ़ते हैं। 3 तरह का पावर फैक्टर होता है, शक्ति गुणांक 3 तरह का होता है। इसमें जो सबसे पहला नंबर पे जो पावर फैक्टर होता है, पहले नंबर पे हमारा होता है एकांक शक्ति गुणांक। ध्यान दीजिएगा, एकांक शक्ति गुणांक, इसको हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर भी हम लोग कहते हैं। और याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई सर्किट जिसमें प्योर रेजिस्टेंस होता है, इस परिपथ का जो शक्ति गुणांक यानी जो पावर फैक्टर था हमारा 1 था। ऐसा क्यों था? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ वोल्टेज और करंट के बीच का कोण 0 था, और आपको पता है कॉस में कोण को लेना है अगर कॉस 0, और इसके बारे में इसका वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ध्यान देंगे, यूनिटी पावर फैक्टर का सीधा सीधा मतलब होता है ऐसा शक्ति गुणांक
या आप कह सकते हैं कि शक्ति गुणांक, यानी कि जिसका 1 वैल्यू हो, तो ऐसे शक्ति गुणांक को हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान देंगे हम लोग। सेकेंड नंबर है वो एकांक शक्ति गुणांक हो गया। नेक्स्ट हमारी है सेकेंड नंबर पे हमारा पश्चगामी शक्ति गुणांक, पश्चगामी पावर फैक्टर। याद रखिए इसको हम लोग लैगिंग पावर फैक्टर भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, लैगिंग पावर फैक्टर क्या मतलब होता है। हमने आपको बताया था लैगिंग और लीडिंग के लिए हमने आपको बताया था कि जब पश्चगामी की जब भी बात होती है तो याद रखना है आपको हमेशा करंट को रिफरेंस मानना है। आपको करंट को ध्यान रखना है, किसी भी सर्किट में आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज से करंट पश्चगामी है कि नहीं। अगर वोल्टेज से करंट पश्चगामी है यानी कि पीछे पीछे चल रही है, घड़ी के हमें विपरीत दिशा में जाना है, तीर का निशान जिसके सामने वो अग्रगामी होता है, दूसरा वाला पश्चगामी होता है। ध्यान दीजिएगा ऐसे सर्किट में जिसमें हमारा वोल्टेज करंट से आगे होता है, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं हमारी जो करंट होती है वो वोल्टेज से किसी कोण पर पीछे होता है, तो ऐसे शक्ति गुणांक को हम लोग पश्चगामी शक्ति गुणांक कहते हैं, यानी लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। याद रखिए हम लोगों ने पढ़ा था अलग अलग सर्किट में, याद करिए एक प्रतिरोध R था और यहाँ हमारा इंडक्टेंस L था। ऐसे परिपथ में हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे परिपथों में धारा हमारी वोल्टेज से किसी कोण पर पीछे हो रही थी। याद करिए हमने पढ़ाया था आपको। तो ऐसे परिपथों को हम लोग, यानी ऐसे परिपथों में अगर हमारे धारा पश्चगामी पीछे होती है वोल्टेज से, तो इनके बीच का अगर कोण लिया जाता है और वह हमारा पावर फैक्टर होता है पश्चगामी शक्ति गुणांक। सेम उसी तरह से तीसरा जो हमारा होता है, थर्ड नंबर होता है हमारा लीडिंग पावर फैक्टर, और इसको हम लोग कहते हैं अग्रगामी शक्ति गुणांक। अग्रगामी शक्ति गुणांक, ध्यान दीजिएगा अग्रगामी शक्ति गुणांक का मतलब होता है, सीधा सीधा मतलब होता है ऐसे परिपथ जिनमें धारा हमारी वोल्टेज से किसी कोण पर आगे होती है। देखिए ध्यान से इस ग्राफ में देखिए, वोल्टेज यहाँ है हमारा, वोल्टेज यहाँ है और धारा हमारी फाई कोण क्या है, आगे है। फिर से देखिए आगे कैसे हमने कहा, घड़ी के विपरीत चले, तीर का निशान जिसके सामने वो अग्रगामी, दूसरा वाला पश्चगामी। तो ऐसे परिपथ जिनमें हमारी धारा वोल्टेज से आगे होती है, ऐसे परिपथों को हम लोग लीडिंग कहते हैं, या कह सकते हैं अगर पावर फैक्टर लें तो उसको हम लोग कहते हैं लीडिंग पावर फैक्टर। तो ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर और उसके प्रकार। अब ध्यान दीजिएगा डिफरेंट सर्किट में, या हम लोग कह सकते हैं कि जो पावर फैक्टर होता है वो किसी भी परिपथ में पावर फैक्टर का महत्व क्या है। ध्यान दीजिएगा पावर फैक्टर का महत्व क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं जो P पावर P बराबर होता है VI cos थीटा या cos फाई। अब ध्यान दीजिएगा ऐसे P का जो इक्वेशन है P = VI cos फाई हमने ऐसे लिखा हुआ है। याद रखिएगा ये जो इक्वेशन है, अगर हम इसको पर फेज का है, ये पर फेज का है, ये cos फाई ऐसे दिया हुआ है, तो ये जो इक्वेशन ध्यान दीजिएगा ये सिंगल फेज का पावर का इक्वेशन है। आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर ये 3 फेज का होता तो आप P बराबर ऐसे लिखते 3 × VPH IPH × cos फाई। तो कहीं कहीं ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि एक परिपथ है, अगर उस परिपथ में सिंगल फेज का पावर का इक्वेशन क्या होगा, तो सिंगल फेज का कुछ ऐसे होगा PH का मतलब होता है फेज वोल्टेज फेज करंट। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आप ऐसे अगर कहीं भी लिखते हैं तो ये कभी भी गलत नहीं हो सकता है। फेज वोल्टेज फेज करंट में cos फाई गुणा करेंगे तो ये सिंगल फेज का पावर का है, ये सिंगल फेज का पावर है। अगर इसी चीज को आप 3 फेज में लिखना चाहते हैं, ये हमारा कैसा है, ये 3 फेज का पावर का इक्वेशन है। और बहुत लोग ये सोच रहे हैं, उनके दिमाग में होगा हम लोग पढ़े हैं P = √3 VL IL cos फाई। तो यह ध्यान रखिएगा ये भी पावर का ही इक्वेशन है, लेकिन ये स्टार कनेक्शन में 3 फेज का पावर का इक्वेशन है। ये ध्यान रखिएगा, ये कनेक्शन की बात नहीं हो रही, चाहे कनेक्शन स्टार में हो चाहे डेल्टा में हो, किसी भी कनेक्शन में हो, स्टार या डेल्टा, ये करेक्ट, ये किसी के लिए सही है। लेकिन VL IL जहाँ लिखा जाता है जो लाइन वोल्टेज लाइन फेज की बात होती है, तो ये स्टार कनेक्शन का ये पावर है, इसका हम लोग ध्यान रखें।
पावर का, 3 फेज का, ये सबके लिए सही है, चाहे वो स्टार हो चाहे डेल्टा हो। बहुत लोग गलतियां यही कर देते हैं। बहुत लोग एक ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो कहीं आईएल आता है, कहीं आईपीएच होता है, तो लोग बहुत अंडर होता है तो गलतियां होती हैं। ध्यान रखिएगा, स्टार कनेक्शन का ये होता है, लेकिन ये जो पावर का इक्वेशन है वो चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा हो, ये सबके लिए सही है। ठीक है, अब इसके ध्यान देंगे हम लोग। हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है, बल्कि हमारा टॉपिक है पावर फैक्टर तथा इसका महत्व। तो पावर फैक्टर देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन में ये जो cos फाई है, ये cos फाई शक्ति गुणांक को डिनोट कर रहा है, पावर फैक्टर को डिनोट कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी को पावर फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा कोई भी परिपथ होगा, कोई भी सर्किट होगी या कोई भी सिस्टम होगा, अगर इस पावर फैक्टर को, अगर cos फाई की वैल्यू को कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए, या हमारा पावर फैक्टर उस सिस्टम में घट रहा है, तो उस परिपथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं I = P/V × cos फाई। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था इस शक्ति गुणांक को, यहाँ पे जो cos फाई है, इसको पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक हम लोग कहेंगे। अगर इसकी वैल्यू को कम कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी परिपथ में अगर शक्ति गुणांक cos फाई अगर घटता है, अगर ये कम होता है, तो आपको पता है कि कोई भी सिस्टम होगा, अगर उसकी वैल्यू अगर कम होगी, अगर कम होती है, अगर भाग देने वाली थी कि यहाँ भाग दिया गया है, अगर ये घटता होगा तो सिंपल सी बात है, धारा का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने भाग दिया होगा नीचे। और जैसे आप सपोज करिए 10 की जगह 5 से भाग देंगे तो हमें भागफल क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। तो ये वैल्यू घटेगी तो धारा का मान बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिस सिस्टम में करंट का मान बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि उस सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं ड्रॉप के बारे में, वोल्टेज ड्रॉप के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, वोल्टेज ड्रॉप के बारे में। तो वोल्टेज ड्रॉप बराबर क्या आपने पढ़ा था, I × R। याद रखिए, चाहे एसी सिस्टम हो या डीसी सिस्टम हो, वोल्टेज ड्रॉप अगर एसी है तो I × Z होता है, लेकिन अगर डीसी है तो आप लिखते हो I × R या I × Z, एक ही बात होती है। जहाँ Z को हम लोग, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि Z = होता है परिपथ की प्रतिबाधा। जो काम डीसी में R करता है वही काम एसी में Z करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर सपोज करिए, अगर करंट की वैल्यू शक्ति गुणांक के घटने से अगर करंट बढ़ गई, तो करंट के बढ़ जाने से वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको पता है, अगर कोई सिस्टम है, अगर उस सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप ही बढ़ जाएगा, तो आपको पता है कि वोल्टेज की हानि क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो यानी कि सिस्टम में, अगर किसी भी सिस्टम में शक्ति गुणांक के घटने से वोल्टेज का ड्रॉप बहुत ज़्यादा होने लगता है। दूसरी बात, हम लोग पढ़ते हैं I² R लॉस, जिसको हम लोग कहते हैं ताम्र हानि या कॉपर हानि। तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी क्या है, I² R, धारा बढ़ा हुआ है ना, धारा के बढ़ने की वजह से I² R लॉस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि शक्ति गुणांक के घटने से वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ता है, साथ साथ I² हानियाँ भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि जिस सिस्टम की हानियाँ बढ़ती हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी सिस्टम हो, इफिशियंसी बराबर होता है, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं आउटपुट बटा इनपुट, ये हम लोग पढ़ते हैं। और इसको हम लोग लिखते हैं आउटपुट बटा आउटपुट प्लस लॉस, ये हम लोग जानते हैं, इनपुट बराबर यही होता है। तो बताइए, अगर ये लॉस बढ़ गया तो सिस्टम की दक्षता क्या हो गई, घट गई, क्योंकि आपको पता है अगर लॉस की वैल्यू बढ़ती, क्योंकि कॉपर लॉस बढ़ेगा और लॉस बढ़ेगा, हानि अगर लॉस बढ़ेगा, अगर नीचे बढ़ता है तो ये वैल्यू घटती है। इसका मतलब ये होगा कि जो भी सिस्टम हम लोग मिलेंगे उसकी दक्षता क्या होगी, घट जाएगी। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखे रहिएगा कि शक्ति गुणांक के घटने से कोई भी सिस्टम होगा उसकी दक्षता कभी बढ़ती नहीं है, बल्कि घट जाती है। शक्ति गुणांक घटने से कॉपर लॉस बढ़ जाता है, शक्ति गुणांक के घटने से वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। और आपको पता है कि जो भी सिस्टम होगा, अगर उसका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वोल्टेज ड्रॉप के बढ़ने से किसी भी सिस्टम का जो वोल्टेज का जो रेगुलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, और बढ़ा हुआ रेगुलेशन खराब माना जाता है। ये डिफरेंट है, थोड़ा सा आपको सोचना होगा। कोई भी सिस्टम होगा, अगर हम उसका
वोल्टेज रेगुलेशन निकालें, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है वोल्टेज ड्रॉप बटा सेंडिंग वोल्टेज, ये हमारा होता है सेंडिंग वोल्टेज। और आपको पता है अगर ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, कोई भी सिस्टम होगा अगर उसका ड्रॉप ज़्यादा होने लगेगा तो ये वोल्टेज का रेगुलेशन बढ़ेगा। और आपको पता है कि जिस सिस्टम का वोल्टेज का रेगुलेशन ज़्यादा होता है उस सिस्टम को खराब माना जाता है। जिस सिस्टम का रेगुलेशन सबसे कम होता है उसको हम लोग सबसे अच्छा मानते हैं। जैसे एग्जाम के तौर पे अगर आपको कोई पूछे एक 0% रेगुलेशन है, एक 1% रेगुलेशन है, एक 2% रेगुलेशन है और एक 3% रेगुलेशन है, इसमें सबसे अच्छा कौन माना जाएगा? वो कौन सा सिस्टम होगा जो सबसे अच्छा माना जाएगा? जिसका रेगुलेशन सबसे कम होता है वह सिस्टम हमारा सबसे अच्छा माना जाता है। हमारी प्राथमिकता होती है कि रेगुलेशन को हम लोग कम से कम रखें, कम से कम प्रीफर्ड करें। एक और क्वेश्चन आता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कोई भी सिस्टम है उसको उसके वोल्टेज रेगुलेशन को रखा जाता है, ध्यान रखिए कम से कम, आंसर सही होगा कम से कम। या अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे देता है एक में 10 है, एक में 5 है, एक में 0 है, तो हमारे प्रीफर्ड हम लोग किसको करेंगे? तो 0% वोल्टेज रेगुलेशन को हम लोग प्रीफर्ड करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग ध्यान देंगे, कोई भी सिस्टम होगा शक्ति गुणांक घटने से आपको क्या क्या मिला? एक तो मिला धारा बढ़ गई, I2R लॉस बढ़ गया, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया, हमारा रेगुलेशन खराब हो गया। इसके साथ साथ अगर कोई सिस्टम है अगर उसमें धारा बढ़ती है तो हम लोग पढ़े हैं I और एरिया एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जैसे कोई भी आप कंडक्टर लीजिए, कोई भी कंडक्टर लीजिए, उसके एरिया को हम लोग जितना ज़्यादा रखेंगे उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो आप सोचिए अगर सिस्टम है, अगर मान लीजिए करंट कैरिंग अगर धारा की वैल्यू बढ़ी, उस सिस्टम के लिए हमें एरिया क्या रखना पड़ेगा? ज़्यादा रखना पड़ेगा। और जिस सिस्टम का या जिस तार का आप एरिया ज़्यादा रखोगे उसका वेट बढ़ जाएगा। अगर उसका वेट बढ़ेगा तो उसके लिए आप अतिरिक्त खर्च भी दोगे, यानी कि चालक के लिए हमें अतिरिक्त खर्च भी देना पड़ेगा। उसके साथ साथ सपोज करिए आप कोई ओवरहेड सिस्टम है, हमारा कोई सर्वोपरि तार आप ले जाना चाहते हो, अगर आपको एरिया ज़्यादा है जिस चालक का, तो उसके लिए आप पोल और फाउंडेशन जो भी निर्माण करोगे वो भी आपको बहुत बेटर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पावर फैक्टर के कम करने से हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारी हानियाँ हैं। इतनी सारी हानियाँ हैं इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पावर फैक्टर को किसी भी सिस्टम में कम होने नहीं देते हैं। और इस पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हम लोग अलग अलग तरह से अलग अलग मेथड को अपनाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये जो पावर फैक्टर हमारा कम हो रहा है, इस पावर फैक्टर के कम होने का मेन रीज़न क्या है, मेन कारण क्या है? ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके वजह से हमारी जो धारा है वह वोल्टेज से पिछड़ जा रही है? ऐसा कौन सा रीज़न था कि हमारी धारा जो है वो वोल्टेज से पिछड़ जाती है? तो हम लोग देखे थे जो सर्किट डायग्राम में हम लोगों ने पढ़ा था, याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट जो सर्किट हम लोगों ने पढ़ा था उसमें पढ़ा था अगर इस प्रतिरोध के साथ अगर इंडक्टर आता था, याद करिए इंडक्टर आता था, तो ऐसे परिपथ में हमारी धारा वोल्टेज से किसी कोण पर पिछड़ जाएगी। तो रीजन कौन था? इंडक्टर वाला रीजन था। तो इसका मतलब ये हुआ, सीधा मतलब यह है कि अगर हमारे पास अगर इंडक्टर है, अगर कोई परिपथ इंडक्टिव है, तो इस इंडक्टिव परिपथ की वजह से ही हमारी धारा क्या होती है, वोल्टेज से पिछड़ जाती है और इसके वजह से हमारा पावर फैक्टर खराब हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि हमारे जो पास जितनी भी मशीनें हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो मोटर्स हैं सिंगल फेस के हों या 3 फेस के हों, कोई भी मोटर होगा, आप लोग देखे हैं हर जगह ऐसे कुंडली ही प्रयोग किया जाता है। तो जब कुंडली प्रयोग करते हैं, वाइंडिंग प्रयोग करते हैं और इंडक्टिव कॉइल प्रयोग करते हैं, इसके वजह ही यही मेन वजह है हमारे शक्ति गुणांक को कम करने का। तो याद रखे रहिएगा, पावर फैक्टर कम होने का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वह है हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली जितनी भी मशीनें हैं उनका इंडक्टिव होना, यही मेन कारण है पावर फैक्टर के कम होने का। ठीक है, अब आगे ध्यान देंगे, ये तो रही बात पावर फैक्टर के कम होने की। अब ध्यान देंगे हम लोग, अगर ये जो पावर फैक्टर है वो कम हो रहा है तो इसका मेन रीज़न है वोल्टेज और करंट का, हमारा जो करंट है वो वोल्टेज से पिछड़ जाना।
तो कुछ यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोण है, यही कोण है जो शक्ति गुणांक को कम कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग शक्ति गुणांक को अगर सुधारना चाहें तो किसी भी तरह से अगर इस कोण को कम कर दिया जाए, हमारी मेन प्राथमिकता है शक्ति गुणांक को आखिर में सुधारेंगे कैसे। सुधारने का मतलब यह है कि कोई ऐसा युक्ति लगाया जाए, कोई ऐसा उपाय किया जाए कि धारा और वोल्टेज के बीच का कोण घटा दिया जाए। अगर इनके बीच का कोण को कम कर दिया जाएगा तो हमारा जो पावर फैक्टर होगा वह इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस आधार पर हम लोग शक्ति गुणांक को, जो पावर फैक्टर को, ध्यान रखिएगा, पावर फैक्टर को जो इम्प्रूव करने की जो विधियां होती हैं, मेनली जो विधियां होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली जो विधि होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक कैपेसिटर मेथड। याद रखिएगा, स्टैटिक कैपेसिटर मेथड, स्थिर संधारित्र विधि। इसका हिंदी होता है स्थिर संधारित्र विधि। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, स्थिर संधारित्र विधि। अब याद रखिएगा, जब भी हम लोग स्थिर कैपेसिटर मेथड में, जब भी हम लोग किसी भी परिपथ में कैपेसिटर को जब भी जोड़ा जाता है, सबसे पहला पॉइंट कि हमेशा इसको हम लोग जब भी जोड़ेंगे, जो भी हमारा लोड होगा उसके पैरेलल में जोड़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी आता है कि स्टैटिक कैपेसिटर मेथड में संधारित्र जुड़ा होता है लोड के समांतर। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे समझिए, जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई ऐसे लोड है, मैं आपको सर्किट बना के दिखा रहा हूँ। हमारे पास एक कोई लोड है, जैसे मान लीजिए आपको पता है ये कैसा लोड रहा होगा, तो इंडक्टिव रहा होगा। इंडक्टिव कोई लोड ऐसे रहा होगा, क्योंकि इसी की वजह से पावर फैक्टर हमारा आता है। तो याद रखिए, सपोज करिए हमारा ये कोई ऐसे लोड है कुछ इस तरह से, हमारे पास यहाँ पे कोई सोर्स वोल्टेज V है, इसके वजह से हमारी एक कोई करंट सपोज करिए I है, जो इस इंडक्टिव लोड में ऐसे IL जा रही थी सपोज करिए, और इसके वजह से ध्यान दीजिएगा, इसके वजह से हमारा जो रिलेशन बना होगा वोल्टेज और करंट का, सपोज करिए ये हमारी जो IL करंट है, इसके वजह से हमारा एक वोल्ट ∅1 ऐसे बना होगा। ध्यान दीजिएगा, तो हमने क्या किया स्टैटिक कैपेसिटर मेथड में कि इस लोड के पैरेलल में हमने एक कैपेसिटर लगा दिया। फिर से एक बार सुनिए ध्यान से कि स्टैटिक कैपेसिटर मेथड में हमेशा हम लोग इस लोड के समांतर में एक कैपेसिटर लगाएंगे। हमने लगा दिया, दूसरे में फिगर में आपको दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारा एक ऐसे कोई इंडक्टिव लोड है, ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे सीधे सीधे आप लोड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक, हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर ऐसे लगा दिया, सपोज करिए हमने ऐसे लगा दिया, ये हमारा एक सप्लाई वोल्टेज। ध्यान दीजिए, पहले ये करंट आई थी जैसे वहां पे चल रही है, लेकिन इस कैपेसिटर के लगा देने से, सपोज करिए कैपेसिटर C है, CS स्टैटिक कैपेसिटर है, हमारा ये क्या है इंडक्टिव लोड है। देखिए यहाँ से इसमें जो करंट जा रही थी वो IL थी, ध्यान दीजिएगा वहां पे, और इसके लगा देने से धारा बढ़ गई हमारी, एक करंट हमने मान लिया इसमें ये IS है, ऐसे करंट हमारी बढ़ गई। ध्यान दीजिएगा, पहले तो वहां पे ध्यान दीजिए, पहले तो ये पूरी करंट इसमें जा रही थी IL में, लेकिन कैपेसिटर लगा देने से धारा क्या हो गई हमारी बढ़ गई। अब फिर से एक बार ध्यान देंगे हम लोग, तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, पहले तो फिगर ऐसे बना हुआ था, लेकिन इसका फेजर कुछ चेंज हो जाए। देखिए कैसे, देखिए दोनों पैरेलल में है, आपको पता है पैरेलल सर्किट में वोल्टेज में कोई डिफरेंट होता है नहीं होता है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज हमेशा चाहे किसी भी सर्किट में क्या रहता है सेम रहता है। अब ध्यान दीजिए, इसको हमने वोल्टेज को रिफरेंस माना, एक आधार हमने मान लिया। ध्यान दीजिएगा फिर से मैं फेजर कैसे बनाऊं, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये धारा यहाँ तक तो I आया, इस इंडक्टर में IL धारा है, और आपको पता है कि जो परिपथ R और L से बना होता है उस परिपथ में हम लोगों ने पढ़ा था, RL परिपथ में धारा वोल्टेज से क्या रहती है पीछे रहती है। पीछे देखिए IL को पीछे करिए वोल्टेज से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे IL को पीछे कर दिया। कितना कोण, सपोज करिए हमने मान लिया वो कोण कितना है 5। ठीक है, पहले वाला फिगर ही बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कैपेसिटर लगा देने से इस कैपेसिटर में ध्यान दीजिएगा, इस कैपेसिटर के वजह से हमारी जो ये धारा होगी, प्योर कैपेसिटर है या कैपेसिटर के साथ प्रतिरोध R भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्योर कैपेसिटर की वजह सपोज करिए धारा वोल्टेज से क्या होगी
आगे जाएगी। मान लीजिए 90 डिग्री करना चाहे तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या प्योर ना मान करके थोड़ा सा अगर इसमें थोड़ा रेजिस्टिव मेटेरियल होगा तो थोड़ा सा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करिए हमारी ये करंट IS है जो इस वोल्टेज से phi2 कोण आगे चली जाएगी, इस कैपेसिटर के वजह से IS क्या होगी, आगे जाए। अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास दो करंट हो गए, एक वेक्टर तो ऐसे बन गया, दूसरा वेक्टर तो ऐसे बन गया, ये I1 है और ये I2 है। तो मैं आपसे कहूंगा ध्यान दीजिएगा, अगर DC होता तो आप सीधे सीधे जोड़ देते, लेकिन इसी केस में ये वेक्टरों का सम होगा, और जब वेक्टरों का सम होगा, याद करिए वेक्टर विधि की मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा आपको एसी पढ़ाते में आगे आएगा आपको कि ये IS है और ये IL है। अगर इनको जब जोड़ना होता है, वेक्टरों का जब भी जोड़ करना होता है, अपने दिमाग में एक सिंपल सा ट्रिक रखिए। ट्रिक क्या है, अगर इन दोनों वेक्टरों को जोड़ना है तो इस पॉइंट से इसके समांतर और इसके हेड से इसके समांतर आप खींच लीजिए, और जहां मिलते हैं यही इनका जोड़ बिंदु पाई परिणामी हमें प्राप्त होता है। तो जैसे एग्जाम्पल तो समझिए, जैसे सपोज करिए, देखिए ध्यान से, देखिए इस पॉइंट से इसके पैरेलल, देखिए ये ऐसे है, इसके बिल्कुल ऐसे पैरेलल, चलिए इस तरह से, देखिए इस बिंदु से इसके पैरेलल, देखिए ये ऐसे है, अब इसके पैरेलल चलिए यहाँ पे, और यहाँ जहाँ मिलते हैं यही इनका परिणामी हमें R हमें प्राप्त, I2 प्लस I1 हमें प्राप्त होता है। याद रखिए परिणामी हमेशा वर्ग के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि परिणामी जब भी निकालना होता है तो अंडर रूट में x घटक का वर्ग प्लस y घटक का वर्ग हमें मिलता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे नियम हम लोग लगा देंगे। देखिए ध्यान से, देखिए इसके पैरेलल, इसके और इसके पैरेलल, चलिए देखिए ये ऐसे है, बिल्कुल ऐसे चलिए, आप ऐसे चलिए, देखिए ये पैरेलल ऐसे है, देखिए ध्यान से, इसको आप ऐसे चलिए, यहाँ पे ये दोनों मिल गया, जो मिल गया आप इसको क्या करिए, मिला लीजिए। ध्यान दीजिए, मैं फिर से इसको बिल्कुल ऐसे मिला दे रहा हूँ, डार्क लाइन से मिला दे रहा हूँ अब ताकि आपको समझ में आए। और देखिए यहाँ पे जो करंट मिली है, दोनों का योग कितनी है, I करंट है, क्योंकि अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, I मिल जाएगा, टोटल करंट I मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, पहले जो कोण यहाँ पे ∅1 था, अब यहाँ पे जो कोण है हमने मान लिया ∅। अब ध्यान दीजिएगा, पहले जब ये था तो ∅1 कोण था, लेकिन इसके आने से ∅2 आया और दोनों का परिणामी ∅ आ गया। देखिए पहले ∅1 था, अब ∅ है, तो कोण बढ़ा कि घटा, कोण घटा। और आपको पता है कि काश में जब भी कोण घटता है तो वैल्यू हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब कैपेसिटर लगाने से शक्ति गुणांक क्या हो गया हमारा। तो पहली विधि थी स्टैटिक कैपेसिटर मेथड, इस विधि में कोण के कम होने से हमारा शक्ति गुणांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर है हमारा, सेकेंड विधि है, ध्यान रखिएगा, सेकेंड विधि है हमारी सिंक्रोनस कंडेंसर मेथड। सिंक्रोनस कंडेंसर मेथड, याद रखिए इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं तुल्यकालिक संधारित्र विधि। अब ये क्या होता है, ध्यान रखिए, इससे भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि सिंक्रोनस कंडेंसर मेथड कब कहते हैं हम लोग। याद रखिएगा, सिंक्रोनस कंडेंसर मेथड में जब भी पावर फैक्टर इंप्रूव करना होता है, एक सिंक्रोनस मोटर को लोड इंड पर, याद रखिए लोड इंड पर शून्य भार पर हम इसको चलाते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं कि सिंक्रोनस कंडेंसर मेथड में पावर फैक्टर जब भी सुधारना होता है तो इस विधि में सिंक्रोनस मोटर को लोड इंड पर जोड़ा जाता है और इस सिंक्रोनस मोटर को शून्य भार पर चलाया जाता है। और जब हम लोग सिंक्रोनस मोटर को ही शून्य भार पर चलाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर मेथड। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सिंक्रोनस कंडेंसर मेथड किसे कहते हैं, तो कोई अलग विधि नहीं है। इस विधि में सिंक्रोनस एक मोटर होता है, 3 फेज का एसी मोटर होता है, उस मोटर को बिना भार का जिसका पावर फैक्टर सुधारना होता है, वो चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन हो या चाहे कोई भी सिस्टम हो, उसके लोड इन पर जोड़ करके हम लोग उसका पावर फैक्टर सुधारते हैं। और जब सिंक्रोनस मोटर को शून्य भार पे चलाते हैं तो उसी को हम लोग सिंक्रोनस कंडेंसर के नाम से जानते हैं।
तो ये क्वेश्चन आता है कि सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता है एक सिंक्रोनस मोटर को लोड पे चलाना है, एक सिंक्रोनस मोटर को ओवरलोड पे चलाना है, सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पे चलाना है। आंसर सही होगा सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पर चलाना है। आप जब भी सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पे यूज करोगे उसी का नाम होता है सिंक्रोनस कंडेंसर। याद रखिए ये भी एक शक्ति गुणांक सुधारने की विधि है और इस विधि में भी क्या होता है कि हमारी जो धारा होती है पहले हमारी वोल्टेज से पिछड़ी रहती है, लेकिन सिंक्रोनस कंडेंसर जोड़ देने पर हमारी धारा वोल्टेज से आगे जाती है और उसके वजह से कोण घटता है और कोण घटने से शक्ति गुणांक सुधार जाता है। तो याद रखेंगे सिंक्रोनस कंडेंसर मेथड भी एक पावर फैक्टर सुधारने की विधि है। जो थर्ड विधि है वह है हमारा फेज एडवांसर। कला, इसका हिंदी में होता है कला अग्र कारक, कहीं कहीं हिंदी में आ जाता है कला अग्र कारक, कला अग्र कारक यानी फेज एडवांसर। ध्यान दीजिएगा जो फेज एडवांसर होता है ये भी शक्ति गुणांक सुधारने की एक विधि होती है और इस विधि के अंतर्गत जिन मशीनों का शक्ति गुणांक सुधारना होता है उनके साथ हम लोग एक फेज एडवांसर को जोड़ देते हैं। फेज एडवांसर एक 3 फेज का इंडक्शन मोटर होता है जिसकी रेटिंग, याद रखिए एग्जाम में आता है, जिसकी रेटिंग 200 HP से अधिक के मशीनों के लिए पावर फैक्टर सुधारने के लिए किया जाता है। ये सबके लिए नहीं करेंगे, उन मोटरों के लिए करेंगे, उन इंडक्शन मोटरों के लिए करेंगे जिनकी रेटिंग 200 HP से अधिक होता है। ध्यान देंगे एक बार फिर से, पावर फैक्टर सुधारने की विधियाँ 3 तरह से हुआ, एक स्टैटिक कैपेसिटर मेथड, दूसरा है हमारा एक सिंक्रोनस कंडेंसर मेथड और तीसरा है हमारा फेज एडवांसर मेथड। ये विधि सिर्फ उन्हीं मशीनों के लिए है जिनकी रेटिंग 200 HP से अधिक होती है। तो इस तरह से 3 तरह से हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम इस तरह से आप लोगों के लिए नई नई वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए तैयार करें। ओके, थैंक यू।